हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिता रहे हो लेकिन अगले ही पल आपको पता चले कि सिर्फ आप ही दोनों इस दुनिया में बचे हुए हैं, फिर आप क्या करेंगे? कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है जिस दौरान हम एक बस को एक टाउन में जाते हुए देखते हैं। उसी के अंदर बैठे थे एना और फ्रेडी, जो थे तो अजनबी, पर फ्रेडी को एना कहीं ना कहीं पसंद आने लगी थी। इसीलिए वो उसे बात करने की कोशिश में लग गया, जिसमें उसे पता चला कि वो भी उसी टाउन में जा रही है जहां से वो बिलोंग करता है। लेकिन इसके बाद भी एना कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाती, तो यहाँ फ्रेडी अपने हुनर का सहारा लेता है। उसके लिए एक बढ़िया सा स्केच बनाकर देता है जिससे वो काफी इम्प्रेस होती है। फिर दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक न जाने कैसे बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं एना के बचपने में। यहाँ वो अपने दादी के सामने प्ले कर रही है क्योंकि उसे प्ले लिखना और करना बहुत पसंद है। फिर जब वो बड़ी हुई तो उसने नर्स की जॉब कर ली, पर आज उसे हॉस्पिटल जाने में काफी लेट हो गया। इसीलिए वो फौरन उठती और बिना नहाए हॉस्पिटल की ओर चली गई। पर आज कुछ बहुत ही अजीब था हॉस्पिटल में। दरअसल ना ही उसके आसपास कोई मरीज था, ना ही कोई डॉक्टर। बाहर जाने पर वो देखती है कि टाउन में भी कोई नहीं था, यहाँ तक कि किसी परिंदे का भी नामो निशान नहीं था। जो बात एना को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, पर उसे लगता है कि वो अभी भी किसी डरावने सपने में है। यहाँ तक कि उसे बाहर इधर उधर चिल्लाए भी, लेकिन कहीं किसी का कोई अता पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक ही झटके में सारी दुनिया के लोग गायब हो गए। पर एना फिर से सोने चली गई, शायद वो नींद में हो। लेकिन जब वो सोकर दोबारा उठी तो भी वही हाल था। लेकिन अचानक उसे तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई दी, जो उसके घर के कुछ ही दूरी से आ रही थी। और वहां जाने पे पता लगा कि अंदर तो फ्रेडी है, जो उसी की तरह अकेला है और इसे अकेलेपन को दूर करने के लिए वो इतना लाउड म्यूजिक सुन रहा है। इन्हें कुछ तो करना होगा और समझना होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और फिर बस वही दोनों अकेले क्यों बचे हैं। एना सुझाव देती है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, पर वहां भी कोई नहीं था। पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। वहीं फ्रेडी पुलिस की एक बंदूक उठा लेता है। फिर दोनों टाउन से बाहर जाने का सोचते हैं, शायद वहां कोई बचा हो। लेकिन कुछ मील जाने के बाद ये डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके रास्ते में एक ब्लैक स्मोक जैसा कुछ था। अब गाड़ी से उतरकर फ्रेडी चेक करता है कि आखिर ये चीज क्या है, और जब उसके अंदर वो हाथ डालता है तो उसके शरीर में कुछ महसूस होता है, जैसे कोई अजीब सी शक्ति। तभी उसे एहसास हुआ कि ये स्मोक धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इसीलिए वो फौरन कार में आया और एना से कहा कि ये जो कुछ भी है आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हमें निकलना चाहिए। ये जो कुछ भी है वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हमें निकलना चाहिए। दोनों ने दूसरे रास्ते पर चलने का तय किया, पर वहां भी यही सेम हशर था। पूरे टाउन को धीरे धीरे करके ये स्मोक अपने आगोश में ले रहा है। बीच रास्ते में इन्हें कैफे भी मिला, जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, शायद जरूर अंदर कोई जिंदा हो। जब ये अंदर गए तो इनके तो होश उड़ गए। वहां असल में काफी सारे लोग मौजूद थे, जिसमें एना की आंट और वो खुद भी थी। जी हाँ, एना खुद, पर वो बचपने वाली एना थी, क्योंकि ये समय 1992 का है। जी हाँ, अभी वो एना अपने अतीत को देख रही है। हालांकि लोग तो वहां बहुत सारे हैं, पर ना ही इन्हें कोई सुन सकता और ना ही देख सकता है। एना अपनी आंट को छूने की कोशिश करती है कि तभी सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, पर यह हल्की सी झलक ही एना को बहुत ज्यादा भावुक कर देती है। इस बारे में वो फ्रेडी को बताती है कि शायद कोई बीमारी या फिर कोई प्लेग आने वाला है इस टाउन में, इसीलिए सरकार ने इसे खाली करवा दिया। पर फ्रेडी को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं उस स्मोक की स्पीड को मेजर करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर कितने दिन में वो उस पूरे टाउन को खुद की आगोश में लेगा। इसके लिए उसने टाउन का पूरा चक्कर लगाया और कैलकुलेशन के हिसाब से पता चला कि 3 दिन लगेंगे, यानी कि इनके पास सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम है। उसके पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना औरों की तरह ये भी शायद कभी ना दिखे। मार्केट से कुछ खाने पीने का सामान ये इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है कि आखिर कब तक ये चलेगा। इस बीच एना को लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गई है, पर फ्रेडी को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसने इस बारे में पहले ही सोचा था। शायद कुछ और वजह होगी। तो एना को याद आया कि जब वो हॉस्पिटल में गई तो सुबह उसने एक चीज सुनी थी, जिसके बारे में उसने फ्रेडी को भी बताया। दोनों भागते हुए हॉस्पिटल गए और वहां पर उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जो कि एना ने यहाँ पर सबसे पहले सुनी थी। उसमें कुछ डॉक्टर बात कर रहे हैं कि इनके पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद दोनों का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा। यहाँ किसी और की बात नहीं हो रही, बल्कि इन दोनों की ही बात हो रही है। दरअसल दोस्तों, ये दोनों मरे नहीं है, बल्कि कोमा में हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि इस कहानी की शुरुआत में ये बस में मिले थे, लेकिन अचानक बस का एक्सीडेंट हो गया था। जी हाँ, उसी में इन्हें इतनी गहरी चोट आई कि इन्हें कोमा में डाल दिया गया, कि ये कोमा में चले गए। जिसके बाद ये इस अजीब से डायमेंशन में फंस चुके हैं, जहां पर सिर्फ यही दोनों अकेले हैं। लेकिन फ्रेडी को यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। तो एना उसे अपनी हार्ट बीट चेक करवाती है, जो सुन अब वो उसकी बातों पर यकीन हो गया है कि ये सब सच है। उनका दिमाग बस यहीं पर है, शरीर कहीं और है। उनका दिमाग बस यहीं है, शरीर तो किसी और दुनिया में। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसके बाद ही इनका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा।
अब जल्दी ही कुछ करना होगा वरना ये मारे जाएंगे। आपको कहानी का आधा प्लॉट तो समझ आ गया होगा कि असल में ये सब क्या चल रहा है अभी तक। पर आपने ये सोचा कि अगर ये कोमा में जाकर यहाँ पर आ गए तो शहर में और भी हॉस्पिटल होंगे, वहाँ के लोग भी कोमा में गए होंगे इसी तरह से, यानी कि वो लोग भी यहीं कहीं आसपास होंगे, या फिर हो सकता है कि वो स्मोक के दूसरी तरफ हों जिनसे ये मदद ले सकते हैं। खैर दोनों पहली कोशिश करते हैं किसी भी तरह करके उस पार जाने की। बीच में तो इन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे करके एक साथ ये उस काले धुएं के अंदर गए जहां ज़मीन पर हज़ारों किस्म की चाबियां पड़ी हैं और सामने था एक बड़ा सा लकड़ी का गेट। इन हज़ारों किस्म की चाबियों में इस गेट की चाबी को ढूंढ पाना असंभव था, पर फ्रेडी फिर भी एक ट्राई करता है पर गेट नहीं खुलता। इधर आना के पास एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिससे जंजीर बंधी हुई थी, और अचानक एक भयानक आवाज इन्हें सुनाई देती है जैसे कोई बड़ा सा जानवर उस जंजीर से बंधा हुआ हो या फिर कोई राक्षस हो। इसीलिए वो फौरन भागकर अपनी कार के पास गए, लेकिन इनके साथ कोई और भी बाहर आया क्योंकि जंजीर लंबी थी। वो जो कुछ भी था उसने फ्रेडी के पैर को पकड़ लिया और खींचने लगा, पर सही मौके पर उसने खुद को आजाद कर लिया और फौरन भाग निकला। इस चीज के बाद से दोनों के अंदर अब डर पैदा हो गया है, क्योंकि एक तो वो पहले ये स्मोक वाली मुसीबत में फंसे हुए हैं, ऊपर से अब ये राक्षस का डर उन्हें और परेशान कर रहा है। वयाना को लगता है कि शायद जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सब कुछ उनके बुरे ख्याल हो, पर फ्रेडी अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। उसे तो बस किसी भी तरह करके यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर आते ही उसे अपने बचपन का घर दिखाई दिया जिसके अंदर लाइट जल रही थी। वो उसके अंदर गया और फिर से पहुंच गया 1991 में। उसे कार्निवल फेस्टिवल में ले जाने की बात कर रहे हैं, पर फ्रेडी मना करता है क्योंकि वो अपनी स्केचेस बना रहा है और ये सब देखकर वो काफी भावुक हो जाता है। अब एना उसके हालातों को अच्छे से समझती है क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा ही देखा कुछ देर पहले। फिर ये लोग नदी के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों ओर रास्ते बंद हो चुके। अब ये लोग घर को लौट आए जहां पर इनके बीच खूब बातें हुई, जिसमें फ्रेडी उससे कहता है कि हमें साथ रहना होगा क्योंकि अगर हम अलग हुए तो शायद वो राक्षस हम में से किसी को मार दे। इसके बाद ये अपने बारे में और भी बातें करते हैं, जैसे कि पहले एना को प्ले करना बहुत पसंद था, जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज एना ने भी बताया कि उसे प्ले करना क्यों छोड़ा। दरअसल एक दिन प्ले के दौरान उसके घर में आग लग गई जिसमें उसकी आंट की मौत हो गई, जो कि उसकी सबसे ज़्यादा खास थी, और तभी से उसका दिल उजड़ गया और फिर उसने ज़िंदगी में कभी प्ले नहीं किया। वहीं फ्रेडी को कॉमिक लिखना बहुत पसंद था और ऐसी कहानियां वो आए दिन लिखा करता था। अब जब ये सोने के लिए जाता है तो सभी उसे अपनी लिखी एक कॉमिक याद आती है, जिसे लेने वो फौरन अपने घर गया। जब उसने खोला तो उसमें सेम यही चीज़, यही कहानी लिखी हुई थी जिसके बारे में उसने आना को अभी बताया। उस कॉमिक में भी एक दरवाज़ा था पर उसकी चाबी को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसमें कोई राक्षस नहीं था। तो आना को याद आया कि उसने एक बारी एक प्ले किया था जिसमें राक्षस था, यानी कि दोनों की यादों से कुछ न कुछ इस कहानी में लिया गया है और फिर इनके आसपास की दुनिया को बनाया गया है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिलती है। उस कॉमिक पर एक डेट लिखी है जो कि वही तारीख है जिस दिन आना की आंट की मौत हुई। ये सुन फ्रेडी उससे पूछता है कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। जैसे कि आना उस समय को याद करती है, दोनों उसी समय में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां कार्निवल लगा हुआ था। इसमें छोटी आना और छोटा फ्रेडी आए थे, उसी दौरान उनकी टक्कर भी हुई, यानी कि वो पहले भी एक बारी मिल चुके हैं। तो फ्रेडी उसे पूछता है कि आखिर उसकी आंट की मौत हुई कैसे। तो वो बताती है कि उस दिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मेरे प्ले के खातिर उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और तभी एक मोमबत्ती उनके कपड़े पर गिर गई और देखते ही देखते वो पूरी तरह से जल गई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने उन्हें जिद की थी अगर वो अपने रूम में आराम कर रही होती तो शायद आज वो जिंदा होती। तभी इतने में फिर से एक बार उसी राक्षस के गुर्राने की आवाज आती है, जिससे डरकर ये दोनों चर्च में जाकर छुप जाते हैं। पर वो वहां भी आ गया, लेकिन अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वो जंजीरों से बंधा हुआ था। तभी फ्रेडी देखता है कि उस लकड़ी के गेट की चाबी उसी राक्षस के सीने में बंधी है, जिसे लेने के बाद ही वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। पहले तो उन्हें वो की हासिल करनी होगी। हालांकि यहाँ फ्रेडी उस पर शूट भी करता है, पर वो भाग गया। इसके बाद वो आना की उसी प्ले की स्क्रिप्ट को पढ़ता है जिसमें उस राक्षस के बारे में उसने लिखा था। इससे ये साफ पता चलता है कि दोनों की यादों से ही इस दुनिया को बनाया गया है, पर अब उसे खत्म करना होगा तभी ये आज़ाद हो पाएंगे। अब फ्रेडी एक बॉम्ब तैयार करता है और फिर उसे ले जाकर रोड के बीच में रख देता है और खुद ये दोनों एक टेरिस पर जाकर बैठ गए। लेकिन यहाँ धीरे धीरे अब इनके 3 दिन का समय खत्म होता जा रहा है, इसीलिए आना अब कमजोर होती जा रही है। तभी इन्हें देखने पर पता चला कि वो आ गया, तो आना ने फौरन शूट करके बॉम्ब को उड़ा दिया। लेकिन जब ये नीचे गए तो वहाँ कोई राक्षस नहीं था, बल्कि उसकी तो अब जंजीर भी टूट चुकी है, यानी कि अब वो कहीं भी जा सकता है। कहीं किसी बड़ी मुसीबत को मोड़ तो नहीं ले लिया इन्होंने। अब दोनों दोबारा से चर्च में आकर छुप गए। अब आना की तबीयत बहुत ज्यादा बेकार हो गई है, उससे खड़ा तक हुआ नहीं जा रहा है, ऊपर से वो बार बार वॉमिट किए जा रही है। फ्रेडी बहुत कोशिश करता है उसे संभालने की, लेकिन अब उसके अंदर जान ही नहीं बची। इसीलिए अब वो खुद अकेले जाकर उसे लड़ने का फैसला करता है। हालांकि आना उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो नहीं मानता। जब कुछ देर हो गई
तो वो बाहर गई। उसने देखा कि वो राक्षस फ्रेडी को घसीट कर कहीं ले जा रहा है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अब कोई नहीं है उसकी मदद करने को, उसे बचाने को। और आखिर में वो अपने घर गई, जहाँ उसने उसी दिन को याद किया जब उसकी आंट की मौत हुई। इस दौरान वो अपने प्ले कर रही थी, तभी बाहर हम छोटी फ्रेडी को देखते हैं उस घर में एक पत्थर को फेंकते हुए, जो जाकर मोमबत्ती पर गिरती। वो मोमबत्ती जाकर गिरती है आंट के कपड़ों में, जिससे वो पूरी तरह से जल गई और मारी गई। ये सब देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी आंट की मौत असल में उसकी वजह से नहीं बल्कि फ्रेडी के कारण हुई। जिस गलती की सजा वो जिंदगी भर खुद को दे रही थी, जिस गलती के कारण उसने अपने पैशन को छोड़ दिया, वो असल में किसी और ने करी थी। इतने में उसकी बाहों में फ्रेडी आकर गिरता है, बुरी तरह जख्मी हालत में, और उससे माफी मांग रहा था। उसे नहीं पता कि उसकी आंट की मौत उसकी वजह से हुई और इसीलिए उसे माफ कर दे। वो अगर ऐना चाहती तो उसे ऐसे ही छोड़ देती, लेकिन उसने इस समय उसका साथ नहीं छोड़ा। कहा कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और तब तक अपनी आंखें खुली रखो। इतना कहते ही वहां पर राक्षस आ गया, जिसको हम पहली बार इतनी करीब से देखते हैं। लेकिन इस बार ऐना उसे डरती नहीं बल्कि उसका सामना करती है और कहती है कि अब उसे कोई गिल्ट नहीं है। इतना कहते ही वो राक्षस उस पर हमला करता है और वो उसे भी खत्म करने ही वाला था कि तभी ऐना के हाथ लग जाता है एक चाकू, जिसको उसने उस राक्षस के पेट में घुसा दिया और उसकी कहानी का अंत कर दिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, इन्हें जल्दी उस गेट को खोलना होगा। इसीलिए ऐना फौरन उस चाबी को उस राक्षस से लेती है और फ्रेडी को लेकर उस गेट के पास गई। जब उसने दरवाजे को खोला तो वो खुला ही नहीं। तब उसे ख्याल आया कि अगर सब कुछ उन दोनों से जुड़ा है तो ये भी उन दोनों से जुड़ा होगा। इसीलिए उसने फ्रेडी का भी हाथ लगाया और फिर वो दरवाजा खुल गया। जिसके बाद जब ऐना की आंख खुली तो वो सीधा हॉस्पिटल में मौजूद। होश में आने के बाद सबसे पहली चीज जो उसने की वो फ्रेडी के पास जाना था, लेकिन वहां पर कोई और ही था और आसपास पता करने पर पता चला कि वो कोमा से पहले ही जाग चुका है और अभी वो अपने घर पर है। तो वो उसके घर पर गई, जहां उसने देखा कि फ्रेडी एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। उसके शरीर का नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है, पर ऐना उसे देखकर बहुत खुश थी। उसने उसका शुक्रिया कहा क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो दोनों ही मौत को हरा नहीं पाते। अफसोस कि फ्रेडी को बस हादसे तक ही सब कुछ याद है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे कोई यादें नहीं है। पर जब उसकी केयर टेकर ने उसे कुछ स्केचेस दिखाए तो उसने खुद की आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दरअसल उसने उसी दुनिया का जिक्र और एक लड़की की पेंटिंग को बार बार उन्हीं स्केचेस में बनाया था, जिसे वो अभी होकर आया है, यानी कि उसके दिमाग में वो चीजें हैं पर उसे याद नहीं है। अब ऐना उसके पास गई और कहा कि जिसे तुम बनाते हो वो लड़की मैं हूँ, हम दोनों ने मौत को हराया। वो उसके हाथ को अपने फेस पर रखती है और महसूस करने को कहती है, जिस दौरान फ्रेडी को अतीत की कुछ झलकियां नजर आती है और फिर वो उसे किस करता, मतलब वो एक हो चुके हैं और बूम, ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। वेल दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि कोमा में जाने के बाद क्या होता है, तो इस कहानी में हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसान एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपनी यादों में उलझ कर रह जाता है। वेल आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।